ओके बच्चों, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की प्रैक्टिस में आपका ये CMS स्कूल का पेपर अभी हुआ है। कल नहीं परसों हुआ है, तो उसका पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग देखिए और आंसर बताइएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिखाई पड़ रहा है कि एक इमेज दिया होता है और जावा का कॉन्सेप्ट 4 होते हैं जावा कॉन्सेप्ट, तो उनमें से ये इमेज किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। तो ये एक कैप्सूल बना के दे दिया गया है। पूरी कैप्सूल को आपका एक क्लास माना जा रहा है और इसके अंदर जो ड्रग्स भरी हुई है दवाई, तो वो आपके यहाँ पर मेथड्स माने जा रहे हैं और ये दवाई जिस प्लास्टिक वाले कोट में फिल की गई है उसको वेरेबल कहा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया जा रहा है? एब्स्ट्रैक्शन बताया जा रहा है, इनकैप्सुलेशन बताया जा रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म बताया जा रहा है या इनहेरिटेंस बताया जा रहा है? इनकैप्सुलेशन बताया जा रहा है। तो याद करो, रैपिंग अप ऑफ डेटा। डेटा क्या है? इसके अंदर जो दवाई भरी है, और रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट क्या है? क्लास है। तो क्लास के अंदर ये आपका डेटा और मेंबर मेथड जो है आपके फिल किए गए हैं, तो इसीलिए ये आपका इनकैप्सुलेशन टॉपिक को टच कर रहा है। नहीं, उसने तो गलत लगाया है, आपको इनकैप्सुलेशन याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यूजेस लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो बिल्कुल सही, रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यही सारे ऑपरेटर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका। फिर टर्नरी ऑपरेटर इज आ कंडीशनल स्टेटमेंट। याद रखना, टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है, स्टेटमेंट नहीं, कंडीशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर लिखा है ना? हाँ ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट कहोगे तो वो इफ एल्स वगैरह हो जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर कहोगे तो टर्नरी ऑपरेटर हो जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद अब एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखे हैं, बस आपको इसमें ढूंढना है ए पार्ट सही है, बी पार्ट सही है, डी पार्ट सही है। अब जरा देखो, इन जावा स्टेटमेंट रिटर्न इन लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर ट्रीटेड एज सेम। जावा में लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर सेम होते हैं, फॉल्स। तो आपको टेक्निक बताई गई थी कि अगर एसर्शन या रीजन में कुछ भी फॉल्स मिल जाए तो इसका मतलब ए और बी तो नहीं होंगे, क्योंकि ए बी में दोनों ट्रू होते हैं। तो आपका सी और डी में से आंसर होगा। अब आपका एसर्शन फॉल्स है तो इसलिए आपका एसर्शन फॉल्स, तो डी में एसर्शन फॉल्स है, तो ये आपका आंसर सही है। ऐसे निकाला जाता है। अब देखो, हमने रीजन पढ़ा भी नहीं है, जबकि रीजन देखो यहां पर जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सही है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द एरे ग्रेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। तो ये एक कैरेक्टर टाइप का एरे दिया है, इसमें 20 कैरेक्टर हैं। हाँ देखो, कैरेक्टर वेरिएबल कितनी बाइट मेमोरी लेता है? 2 बाइट पर कैरेक्टर, तो 2 इंटू 20 तो आपका 42 लेते। कैरेक्टर वेरिएबल 2 बाइट पर कैरेक्टर मेमोरी लेता है, 4 इंटीजर और फ्लोट लेते हैं। ठीक है, तो आपका 40 आ जाएगा, सॉरी 40 सही आंसर है। फिर विच मेथड ऑफ स्कैनर क्लास इज यूज टू एक्सेप्ट अ फ्लोट वैल्यू। इनमें से देखो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, नेक्स्ट फ्लोट होता है, नेक्स्ट फ्लोट होता है, सही है। उसके बाद यहां पे शाइनिंग बहुत ज्यादा आ रही है, हमें लग रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन मेथड राउंड, और फिर उसके बाद सील। तो राउंड फंक्शन आपको एक डिफरेंस याद रखना चाहिए, राउंड इंटीजर वैल्यू देता है, जो भी रिजल्ट देगा वो इंटीजर में देगा, और 0.5 से 0.9 के बीच का है अगर वैल्यू तो सील जैसा वर्क करेगा, और 0.1 से 0.4 के बीच का वैल्यू है तो फ्लोर जैसा वर्क करेगा, और 0.0 है तो नो चेंज।
तो यहां पे राउंड फंक्शन में क्या आएगा, यहां पे तो आपका 4 आ जाएगा, और यहां पर आपका सील फंक्शन इंटीजर पार्ट बढ़ा देता, कुछ भी दिया हो पॉइंट के बाद में, तो आपका ये 7.0 दे देगा। ऐड करो तो 11.0 सही है। फिर विच टाइप ऑफ एरर इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या गलत है, प्रिंट एलन होता है, यहां पे प्रिंट INT लिख दिया गया, तो ये आपकी सिंटैक्स एरर है, बिल्कुल सही, लॉजिकल एरर लिख दिया है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे नम, याद करो लास्ट इंडेक्स नंबर, अगर 10 नंबर है तो 0 से कहां तक जाएगा, 10 नंबर 0 से 9 तक जाएगा, और इसमें क्या पूछा गया है, लास्ट या सेकंड लास्ट, हाँ तो लास्ट में बताओ, 9 पे आएगा, बिल्कुल सही है। देखो यहां पर मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वाला, हाँ देखो नम जो है इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10 है, तो इसका मतलब 0 इंडेक्स नंबर से 9 तक स्टोर करेगा ये वैल्यू, और यहां पे पूछ रहे हैं लास्ट एलिमेंट कहां पे होगा, तो 9 पे होगा, तो आपका नम ऑफ 9 ये सही है, कोई डाउट। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ के आपको आंसर बताना है। यहां पे देखो, एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास बाय अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस, सही बात है। उसके बाद द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड इज नोन एज बेस क्लास, जो क्लास प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाती है वो बेस क्लास होती है या सुपर क्लास होती है, ये भी बात सही है। और विच एक्वायर द दीज प्रॉपर्टी इज नोन एज डिराइव्ड या सब क्लास, तो जैसे मम्मी पापा जो हैं हमारे वो क्या हैं, वो बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास हैं, वो प्रॉपर्टी को देते हैं, है ना। और हम लोग क्या हैं, हम लोग डिराइव्ड क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैं, हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिराइव्ड क्लास, देखो बताओ, डिराइव्ड क्लास कौन होगी, जो प्रॉपर्टी लेती है, पढ़ो, सी द क्लास विच एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, तो वो सी है। और यहां पे अगर देखो ये प्री डिफाइंड क्लास इन जावा, इससे कोई लेने देना नहीं है। और द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड, वो तो बेस क्लास होती है, ठीक है। और रैपर क्लास आर कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, ये बात सही है, लेकिन उससे हमें क्या मतलब, हमें तो जो प्रॉपर्टी लेती है उसके बारे में बताना है, तो सी ऑप्शन सही होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, विच कीवर्ड इज यूज टू रिफर टू द करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट कभी भी आ जाए तो क्या याद करना आना चाहिए आपको, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड की डेफिनेशन है, इट इज अ करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कितने ईयर्स में पूछा गया है, दिस कीवर्ड, इसी को करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही है। जैसे कि आप ओबीजे लिखते हो, तो ओबीजे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ओबीजे डॉट करके आप फंक्शन कॉल करते हो, ऐसे दिस डॉट करके भी फंक्शन कॉल कर सकते हो, या आप लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि लोकल वेरिएबल का नाम int a है और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम भी int a है, तो लोकल वेरिएबल तो फंक्शन के अंदर होता है और इंस्टेंस वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होता है, तब दोनों a हैं, अगर हम a इज इक्वल टू a लिखेंगे तो कौन सा a किसका होगा, तो अगर दिस डॉट a लिखोगे तो इसका मतलब वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, और खाली a लिखोगे तो वो लोकल वेरिएबल है, तो दिस डॉट a ग्लोबल वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज होता है, तो दिस कीवर्ड हो गया। अब फिर भैया इसको पढ़ो, एसर्शन में लिखा है इंट एंड फ्लोट आर प्रिमिटिव डेटा टाइप, बिल्कुल सही बात, इंट और फ्लोट जो है कैसे होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और रीजन में लिखा है डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट इज 0 एंड फ्लोट इज 0.0f, तो ये भी बस है, क्यों कुछ और होती है, और फ्लोट की 0.0f होती है, तो ये भी बात सही है, तो दोनों बातें सही हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब इसके साइन पे ना जाना, अब अपना दिमाग लगाओ, क्या बी जो है, बी यानी रीजन,
रीजन जो है क्या वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, पूछ नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जैसे यहां पर सुनो, यहां आईएनटी और फ्लोट जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में ही यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन आईएनटी और फ्लोट के बारे में कहा गया होता, तब तो वो एक्सप्लेन कर रहा होता, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आप यहां पर बी के साथ जाओगे कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट। अच्छा मैंने देखा नहीं, ऑप्शन बदल दिए गए। हाँ ओके, तो डी में देखिए, assertion is true, reason is true, but reason is not a correct explanation of assertion। तो आप यहां पर बी के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो फिर ए के साथ चले जाइए, लेकिन ये डिसाइड करेगा पेपर बनाने वाला कि उसने क्या सोच के रखा है। वैसे आपका यहां पे समझ में आ रहा होगा कि इंट की 0 होती है डिफॉल्ट वैल्यू और फ्लोट की 0.0f होती है, इसका लेना देना, या ये क्या इंट और फ्लोट प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, इस चीज को बता रही है, नहीं बता रही, इसलिए ये रिलेटेड नहीं, लेकिन दोनों बातें सही हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक फंक्शन दिया गया होगा जिसके अंदर एक छोटा सा कोड होगा, और उस कोड के हिसाब से आपको आंसर देना है। जैसे यहां पे जो कोड है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग शुड रिप्लेस टाइप सो दैट फंक्शन वर्क्स करेक्टली, यानी कि इसमें क्या रिप्लेस कर दें इस फंक्शन में जो वो सही वर्क करे। अब जरा ध्यान दो, x में यहां पे बाइट में 10 स्टोर कराया है, और यहां पे y में 47 स्टोर कराया गया है, और ये कैर ch टाइप का है। अब यहां पर रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टाइप यहां पर क्या दिया गया है, ये देखो यहां पर रिटर्न टाइप जगह क्या दे दिया गया है, जबकि यहां पे कोई डेटा टाइप होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट है ना यहां पर। तो अब यहां पे बाइट और शॉर्ट जब आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो बाइट शॉर्ट बड़ा होता है, तो यानी रिजल्ट शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर कैर के साथ में भी कैलकुलेशन हो रही, तो कैर तो छोटा होता है शॉर्ट से, तो कैरेक्टर भी अपने आस्काई कोड में बदल जाएगा, वो भी शॉर्ट में वैल्यू दे देगा। तो यानी कि अगर यहां पर हमने ए भेजा होगा तो ए का आस्काई कोड 65 होता है, तो यहां 65 आ जाएगा, यहां पे आपका 47 आ जाएगा, और यहां पे आपका 10 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करके रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट में। तो अब यहां पे रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या होगा, शॉर्ट होगा, और यहां रिटर्न टाइप दिया ही नहीं गया, तो यहां पे करेक्शन क्या है, शॉर्ट लिखना है आपको, शॉर्ट। हाँ, कॉन्कैट बच्चा तब होता है जब डबल कोट्स मिल जाए कहीं, डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाए। अगर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है तो कोई भी कॉन्कैट नहीं होता कहीं भी, कुछ भी, कभी भी। डबल कोट्स होता है तभी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कॉन्कैट हो जाता है। तो क्लियर हो गया ना, यहां पे सिर्फ शॉर्ट लिखना है, और स्पेस के साथ होगा ये पब्लिक शॉर्ट और स्पेस देकर कन्वर्ट। यहां पे शॉर्ट है, हाँ ठीक ठीक, तो ये आपका। अब जैसे ये बच्चे ने कैर लगा दिया, उसने ध्यान नहीं दिया कि नंबर और कैरेक्टर आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर हमेशा बड़ा माना जाता है, तो रिजल्ट तो नंबर में ही आएगा। अब नंबर में यहां पे बाइट भी है, इंट भी है, शॉर्ट भी है, तो आप जो बड़ा नंबर होगा उसमें रिजल्ट कन्वर्ट होगा, तो शॉर्ट सबसे बड़ा है, इसलिए शॉर्ट में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद और बाकी जो है यहां पर इन्होंने करेक्ट करने के लिए भी कहा क्या, अच्छा हाँ बस यही तो पूछा था यहां पे क्या होना चाहिए, तो ये आपका शॉर्ट होना चाहिए। और बाकी रिटर्न टाइप में क्या रिटर्न हो रहा है, तो वो शॉर्ट रिटर्न हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन इज प्राइम that receive a long type of argument and return either true or false। यहां पे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन आप लिखते हो ना, तो फंक्शन की जो पहली लाइन होती है पब्लिक वॉइड इनपुट, पब्लिक वॉइड कंप्यूट, या पब्लिक इनपुट पब्लिक आईएनटी कंप्यूट, यानी वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो ये जो पहली लाइन होती है किसी फंक्शन की, इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है या फंक्शन हेडर कहा जाता है। फंक्शन की जो पहली लाइन होती है उसको फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन हेडर कहा जाता है। कुछ नोट लिखते जाओ, नहीं तो ये सब हवा हवाई हो जाएगा। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। जो नई चीजें पता चले उनको तुरंत नोट करो,
द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उन्होंने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहा, तो जिसमें हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। फंक्शन का नाम क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट यानी पैरामीटर लिस्ट में अगर कुछ है तो क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का, याद करो। सिंटैक्स होता है पहले रिटर्न टाइप लिखा जाता है, पब्लिक तो ऑप्शनल है, पहले रिटर्न टाइप और उसके बाद फंक्शन का स्पेस देकर नेम होता है, और फिर यहां पे फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। और फिर गोल वाला ब्रैकेट बंद। अब जरा ये मैंने सिंटैक्स लिख दिया है अब आपको क्या करना है, इसमें पहचानना है, ये जो लाइन दी गई है उसमें पहचानो कि रिटर्न टाइप की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ढूंढो। अब बूलियन लिखा तो बूलियन तो लिखा नहीं जाता है, हाँ सॉरी बूलियन नहीं लिखा जाता, उसमें ट्रू फॉल्स लिखा है ना, तो बूलियन ही लिखा जाता है, यानी रिटर्न टाइप जगह क्या आ जाएगा, बूलियन आ जाएगा। और फिर फंक्शन का नाम पहचानो क्या है, इज प्राइम। और फिर पैरामीटर लिस्ट में क्या कहा गया, लॉन्ग टाइप आर्गुमेंट एक है तो लॉन्ग एक्स लिख लो, चाहे आप या जो भी देना चाहो एक्स लिख लो। तो ये तो हमने लाइन बनाना सिखाया आपको, लेकिन उनके पास सारे ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। तो कौन सा किसके साथ जाना चाहोगे, डी के साथ जाना चाहोगे। बूलियन इज प्राइम लॉन्ग एक्स, बिल्कुल सही, डी के साथ ही जाना चाहिए, डी ही सही है। क्लियर हो गया ऑनलाइन वाले बच्चों को? वर्ड में हम लोग रिटर्न कर ही नहीं सकते, वर्ड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू। हाँ तो फंक्शन के अंदर जो वर्किंग करनी है उससे उसको थोड़ी पूछा गया, पहली लाइन फंक्शन की कैसे बनाओगे ये पूछा गया है। तो राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप कभी भी आ जाए इसका मतलब ये चीज बनाने के लिए कहा जा रहा है, याद रखना। राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे ईयर्स में अलग अलग पूछा गया है। उसके बाद अब देखिए बच्चों, कभी भी वो कोड के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब जावा कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा नाम याद होना चाहिए आपको, जावा कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करता है, आस्काई कोड, यूनिकोड या बीसीडी कोड या बहुत सारे और कोड होते हैं, कौन से कोड यूज करता है, जावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज करता है। तो यहां पर which of the following is a 2 byte character code set capable to representing all the character in all human language around the world। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा कैरेक्टर सेट बन गया है वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट है, उसमें दुनिया के हर देश की लैंग्वेजेस के कैरेक्टर मौजूद हैं। तो आपका सही आंसर यूनिकोड इसमें कहा जाएगा। क्या चीज छूट गया क्या, लेकिन हमने तो खैर इसका अभी जवाब दिया है, कोई बात नहीं, इसको लिख लो, समझ गए। अब दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यस, ये लाइन आपको याद आनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक एट द टाइम ऑफ व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। एक तो ये बात याद रखनी है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है, किसके, वर्डमैन के बाद। वर्डमैन वैसे सबसे पहला फंक्शन होता है जो कंपाइलर द्वारा अपने आप कॉल हो जाता है, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में अगर बात करें तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इज कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर सही आंसर है आपका कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले कॉल होता है और अपने आप कॉल होता है। देखो, सबसे पहले कॉल होता है और अपने आप कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। चलो देखो जल्दी से, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। याद करो जरा बच्चों ध्यान से, हमने जो लिखाया है ऑपरेटर पढ़ाया है
उसमें सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा पढ़ाया था? ऑपरेटर को याद करो जरा, यूनरी ऑपरेटर पढ़ाया था, यानी कि सबसे पहला प्रेसिडेंस किसका हो गया? प्लस प्लस माइनस माइनस का। उसके बाद नंबर 2 पे हमने बाइनरी पढ़ाया, तो बाइनरी का सीक्वेंस याद करो, ये सीक्वेंसली पढ़ाया है। बाइनरी में सबसे पहले क्या पढ़ाया है? अर्थमेटिक पढ़ाया है, उसके बाद रिलेशनल पढ़ाया है, उसके बाद लॉजिकल पढ़ाया है, उसके बाद असाइनमेंट पढ़ाया है। फिर से एक बार, पहले आपका यूनरी हो गया, फिर बाइनरी में हमने पहले अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया है। तो अब ओके, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है आपका, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इसके हिसाब से जो सीक्वेंस हमने बताया वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, तो नंबर 1 पे अगर हम इसको मान लें, और होता भी है, तो नंबर 2 पे हमारा ये हो जाएगा, और नंबर 3 पे हमारा ये हो जाएगा, और नंबर 4 पे हमारा ये हो जाएगा। आप देखो कौन सा मैच हो रहा है? बी, ए डी बी सी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। याद रखना ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ कंस्ट्रक्टर, थोड़ा सा इस पे फोकस करो, इफ कंस्ट्रक्टर आर ओवरलोडेड व्हाट डिफरेंशिएट देम। अगर कंस्ट्रक्टर जो है ओवरलोडेड है, याद करो, यस, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग सेम चीज है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग में एक नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर होते हैं लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पैरामीटर लिस्ट से, पैरामीटर लिस्ट, CMS। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखो बच्चों, आउटपुट निकालो इसका, पहले तुम लोग निकालो जल्दी से। ओके, तो देखो यहां पे अपने आप करके देख लो, 69 है और मॉड बाई 30 कर रहे हैं, मॉड मतलब रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो 31 जा 30, 32 जा 60, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा? 9, तो यहाँ पे 9 रिमाइंडर आ जाएगा। और क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या, 30 से ही डिवाइड करोगे तो आपका 2 जा गया था ना, तो 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मंथ में 2 मंथ एंड डेज में 9 डेज, 2 मंथ एंड 9 डेज, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 2 मंथ 9 डेज, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखिए, अब जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप होता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। ऐसे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट जो होता है, तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है अगर, तो फंक्शन कॉलिंग, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट लिखें तो इससे पहले कोई एक वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा जिसमें वैल्यू रिटर्न होकर आती है, तो यहां लिया भी गया है। अब हम यहां पर करेक्ट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पहचानना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन के हिसाब से देखो, पहला इंटीजर होना चाहिए, दूसरा डबल होना चाहिए, तीसरा इंटीजर होना चाहिए। दिखाई पड़ रहा है, सी वाला है, पहला इंटीजर, दूसरा डबल और तीसरा इंटीजर, तो ऑप्शन सी सही है, इसका सही है। अरे तो खत्म हो गया कुछ नहीं, काफी करना पड़ता था इसका, नहीं वो तो एमसीक्यू अभी खत्म हुआ ना, वो वाले पेज कहां गया है? हाँ आगे पीछे हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो होता है, ये नहीं है, इसके नीचे होगा, ये है, वही हम कहें इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। अब जल्दी जल्दी इसको हम लोग करवा देते हैं क्योंकि समय के हिसाब से करना है। जैसे देखिए यहाँ पे 10 है, तो आप प्लस प्लस m करोगे तो 10 का कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ पे m प्लस प्लस खाली है तो कितना आ जाएगा? 10 ही रहेगा, है ना। यहाँ भी 11, हाँ यहाँ पे 11 ही रहेगा, ठीक, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जो चेंज हो गई है, अगले स्टेप पे वो चेंज वैल्यू
क्योंकि पोस्ट हो रहा है तो वही रहेगी, तो 11 11 से इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो यहां पर फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे यहां पे गलती क्या हो जाती, आप 10 को यहां पे भी लेते और 10 को यहां पे भी लेते तो गलत हो जाता। अगर 10 10 लेते दोनों जगह पर और इसके हिसाब से 10 प्लस प्लस होकर 11 हो गया और ये पोस्ट इंक्रीमेंट में 10 10 ही रहता तो गलत हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक ही प्रोग्राम है तो यहां जो चेंजेस हो चुके हैं उसका ही इफेक्ट आगे आगे जाएगा, ये हमेशा रूल याद रखिए। तो ये 11 यहां पहुंचेगा और ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो 11 से 12 नहीं हो पाएगा, 11 ही बना रहेगा। 11 11 से मैच होता है, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होता है, क्वेश्चन मार्क में फॉल्स लिखा तो फॉल्स प्रिंट के बाद जाएगा और रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका जावा एक्सप्रेशन। तो जावा एक्सप्रेशन में खाली एक ही पॉइंट याद रखना है खास कि न्यूमरेटर को अलग सेपरेट ब्रैकेट में कर देना है, डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट ब्रैकेट में कर देना है, बाकी आपका जो लिखा है वही कर दीजिए। तो यहां पे आपका सेपरेट ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और मैथ डॉट SQRT। और एक चीज और है, जावा एक्सप्रेशन में एग्जामिनर चाहता है कि ओए जावा एक्सप्रेशन में एग्जामिनर चाहता है आप प्रीडिफाइंड फंक्शंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो हम यहां पे a into a कर सकते हैं लेकिन आप प्रीडिफाइंड फंक्शन का ही यूज कीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैथ डॉट पाओ और a,2 फिर उसके बाद प्लस मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में c,2। वो अलग बात है कि अगर हम c इंटू सी लिख दें या a इंटू लिख दें वो भी सही है, लेकिन वो चाहते हैं जो वही करना चाहिए क्योंकि बोर्ड में कॉपी चेक करते समय हमें खुद ये बताया गया है। और उसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसके बाद जगह जो भी है वहां पर आप डिवाइड लगाओगे, तो मैं यहां पर डिवाइड लगाए ले रहा हूं। फिर आप दूसरे वाले को भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, r प्लस मैथ डॉट पाओ और S,13 और फिर सेपरेट ब्रैकेट कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। सेमीकोलन लगा दीजिए तो ठीक है, नहीं लगाया कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ यहां पे कभी भी एरे आ जाए तो आप तुरंत इंडेक्स नंबर डाल दीजिए। तो यहां पर 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डाल दिया हमने। अब देखो 4 पे क्या है, 4 पे आपका 5 है तो 5 की पावर कितनी हो रही है, 2 पे क्या है 3 है तो 5 के पावर 3 कितनी आ गई 125। ये 0.0 तो लगेगा, ये इसका रिजल्ट हो गया x का। अब 6 वाले देखो क्या है 9 है और 8 पे क्या है 16 है प्लस 16 तो कितना आ जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5.0 ये इसका आ जाएगा। सही, बढ़िया। उसके बाद देखो फिर से प्रोटोटाइप पूछ दिया गया। अब प्रोटोटाइप का मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। तो यहां राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर फंक्शन फाइंड दैट टेक्स 2 इंटीजर, ये अपने आप बनाना है तुमको बच्चा, दैट टेक्स 2 इंटीजर आर्गुमेंट इट्स आर्गुमेंट और उसके बाद रिटर्न डबल टाइप वैल्यू। बना के दिखाओ ये लाइन जल्दी से। डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका बनाओ जल्दी बताओ। डबल फाइंड ब्रैकेट में INT A, INT B। सही, बिल्कुल सही बनाया आपने। इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। अब बताओ जरा, देखो ये वर्किंग कितनी बार लूप रन हो रहा है इसको कभी भी मन में ना करना, लिख के देखना। तो देखो हमने यहां लिखा x की वैल्यू आपकी 2 है और y की वैल्यू आपकी 50 है। अब स्टेप 1 ऐसे लिखोगे, स्टेप 1। अब स्टेप 1 में नीचे आए x प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर नीचे आने पर यहां पर x प्लस प्लस फिर से लेकिन पोस्ट में है, यस तो 3 ही रहेगा। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी 50, तो 50 माइनस 3 47
47 हुआ, लेकिन x की वैल्यू बढ़ेगी तो है ही। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका तरीका सीख लो। उसको हम लोग यहां पे छोटा सा गोल वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि ये 4 अगले स्टेप में 4 जाएगा, तो 4 कहां आएगा, यहां पे आएगा। यहां पे तो उसने 3 ही लिया जो ऊपर वाले ने बढ़ाया था, लेकिन 4 यहां। अब आपसे गलती ये हो सकती है, आप यहां पे वैल्यू बढ़ा दो कि वैल्यू बढ़ के इधर जाएगी, वैल्यू बढ़ के नहीं जाएगी। पोस्ट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो आपका यहां पर 3 ही माइनस होगा, लेकिन अगले स्टेप पे वैल्यू बढ़ जाएगी इसने जो बढ़ाई थी। तो 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर डू पे चले जाओ और फिर नीचे उतरो, तो स्टेप 2 पे चल रहे हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 4 से प्लस प्लस करके कितना कर देंगे, 5, लेकिन यहां पर आने पर ये 6 हो जाएगा, तो छोटा सा 6 हमने लिख दिया जो कि अगले स्टेप पे पहुंचेगा, लेकिन माइनस हमें क्या करना है, 5। तो 47 था या y की वैल्यू -5, तो 42 आ गया। और अब यहां पर 5 का कितना हो चुका है, 6, तो 6 चेक होगा। कंडीशन 2 है, फिर से ऊपर चले गए, नीचे आए, x प्लस प्लस होके कितना हो गया यहां पर, थर्ड स्टेप 7, और यहां पर 8 हो चुका होगा जो अगले स्टेप पे जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 42 - 7 कर रहे हैं, 42 था ना, -7, तो 35 आ जाएगा। उसके बाद अब यहां पे पहुंचा आपका 8, कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर चला गया, अब स्टेप 4। अब 8 से प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 9, और यहां पे छोटा सा 10 लिख लिया हमने। अब यहां पे 35 - 9, 26। उसके बाद अब यहां पहुंचेगा 10 कंडीशन ट्रू है, तो फिर ऊपर चला जाएगा, अब एक स्टेप और चल जाएगा, 5, और यहां पे आपका 11 पहुंचेगा, और ये 12 हो चुका होगा। अब यहां 26 - 11 15 आ जाएगा। उसके बाद 12 आ चुका है, तो 12 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, तो यहीं से लूप बाहर आ गया। अब गिन लो, 1 2 3 4 5, तो इसमें आउटपुट भी पूछा गया था क्या, नहीं, तो आप यहां पे लिखोगे 5 टाइम, लिख के करना बच्चे, 5 टाइम्स, इस तरीके से चलेगा। अगर आउटपुट पे ध्यान दें तो क्योंकि प्रिंटिंग हुई नहीं है, तो आउटपुट कहां से आएगा, ये भी बात तो है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, व्हेन वी मेक या व्हेन वी क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, when we create more than one constructor in a class with different parameter list, then it is called constructor overloading। और आप चाहो तो यहां पे छोटा सा एग्जांपल भी दे दो, जैसे आपने यहां लिखा क्लास x y z, और यहां पे लिखा int a, और यहां पे लिखा x y z, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, तो a इज इक्वल टू 0 बंद कर दिया, और यहां पे x y z ये पैरामीटराइज बना दिया आपने, और यहां पे आपने x दे दिया, तो नीचे लिख दिया a इज इक्वल टू x, इसको बंद कर दिया, और नीचे डॉट 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 क्लास बंद कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल दे दिया जो हमने 2 नंबर के सम में दिखाया है जब कंस्ट्रक्टर पढ़ाया है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल लिख लिया करो। एक से अधिक कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। कॉपी बार बार बंद हो जाती है, स्मार्ट होते ही चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे स्मार्ट वाले लोग जो है ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, और नीचे देखते नहीं कि गड्ढा कहां पे आ गया है, और धड़म से गिरते हैं। शुभ शुभ बोले, मतलब गड्ढा ना मिले। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरे का फिर से आ गया है। 2D एरे में आउटपुट निकालने का तरीका सीख लीजिए। देखिए पूरी ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ बंद हुआ, तो एक पेयर ऑफ करली ब्रैकेट का मतलब है एक रो की बात हो रही। तो मैं यहां पे मेमोरी बना के दिखा रहा हूं आपको। ये 2 करली पेयर ऑफ करली ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 रो हैं, और एक पेयर ऑफ करली ब्रैकेट में वैल्यू कितनी है, 3, इसका मतलब वो कॉलम है। जितनी वैल्यू है एक पेयर ऑफ करली ब्रैकेट में वो कॉलम होते हैं।
तो 3 कॉलम बना दीजिए ये ऐसे। फिर उसके बाद आप इंडेक्स नंबर डाल दीजिए 00, 01, 02, 10, 11, 12। ये कहां से है? ये 0 रो है, ये 1 रो है, ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो ये 00, ये 01, ये 02। अब इसमें वैल्यू भी डाल दीजिए 3, 9, 12, 4, 8, 24। अब आप बताइए 10 पे क्या है? 104 है, तो यहां पे आपका 4 आ जाएगा। और 02 पे, तो 02 पे आपका 12 है, तो यहां पर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप तुरंत 2D एरे क्रिएट करके बना सकते हैं। अब इसका एक और तरीका हम आपको बता दे रहे हैं लगे हाथों कि आप ये मेमोरी ना बनाएं। ध्यान दीजिए, मेमोरी ना बनाएं। अब आप क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं पहला पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट एक रो को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने कहा जो वैल्यू है उनको पहले 0, 1, 2, 0, 1, 2 ऐसे लिख दिया, और ये पूरी रो को 0 कह दिया, और ये पूरी रो को 1 कह दिया। 0 रो 1 रो, और इसमें वैल्यू 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब देखो यहां पूछा गया 1, 0, तो 1 ये है और 0 ये है, तो क्या आ गया 4। और यहां पे 0, 2, तो 0 ये है और 2 क्या है? ये है, तो क्या है 12। तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, मेमोरी नहीं बनानी पड़ेगी आपको। 2 तरीके हो गए, और ये आउटपुट आपका मिलेगा। 2D एरे आपका लॉन्च हुआ है, तो ये आउटपुट आपको इस टाइप का बिल्कुल मिलेगा। क्या चीज? सेकंड वाला एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप पूछ रहे हो तो कि एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट खुला और बंद हुआ, उसको पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट कह रहे हैं। एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट एक रो को बताता है, तो यहां पे 2 पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट है ना, ये 2 रो हैं, तो यहां पे ये ऐसे हमने रो ये खींचा, इसका मतलब ये 0 रो है, और फिर से ऐसे खींचा तो ये क्या है? 0 कॉलम है, सॉरी 1 कॉलम है। उसके बाद जो नंबरिंग होती है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, तो हर वैल्यू में 0, 1, 2, 0, 1, 2 लिख दिया आपने। अब यहां पे पूछा गया 1, 0, तो 1 रो, ये पहला रो है, 1 रो, और 0 दूसरा कॉलम है, 0 कॉलम। तो 1 रो कौन सी है? ये 1 रो है, और 0 कॉलम कौन सा है? ये है, तो कौन सी वैल्यू है? 4, इसलिए यहां 4 आया। और यहां पर दूसरे वाले में 0, 2 लिखा है, तो 0 रो 2 कॉलम, तो 0 रो ये है और 2 कॉलम ये है, तो 12 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो जब कोई फंक्शन बनाते हैं आप, जैसे आपने यहां पे वॉइड कंप्यूट बनाया, अभी ऊपर भी आप बना चुके हो कई फंक्शन, और यहां पे int a, int b लिखा, और इसके अंदर आपने कोई भी वर्क कराया, बंद कर दिया। अब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे obj, कहां से? वॉइड मेन से, obj.compute, तो ये 2 पैरामीटर है, तो 2 वैल्यू भेजनी पड़ेगी। 2, अब मान लीजिए ये वैल्यू आप किसी वेरिएबल में भी इनपुट कर सकते हो। a इज इक्वल टू, अच्छा x ले लेते हैं, सपोज दैट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। अब यहां पे हमने x, y ले लिया है, ठीक। अब ध्यान देना, ये जो पैरामीटर हैं इनको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। और ये जो पैरामीटर हैं इनको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर। अब डिफरेंस आपको बताना है, तो पहला डिफरेंस क्या है कि फॉर्मल पैरामीटर प्रेजेंट इन फंक्शन हेडर या फंक्शन प्रोटोटाइप लाइन। फॉर्मल पैरामीटर कहां पाए जाते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप वाली लाइन में या फंक्शन हेडर में पाए जाते हैं, ठीक। और एक्चुअल पैरामीटर कहां पाए जाते हैं? फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में होते हैं, पहला डिफरेंस है, और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन प्रोटोटाइप में होते हैं, ये फंक्शन हेडर में होते हैं। ये पहला डिफरेंस, ठीक। अब दूसरा डिफरेंस देखो, फॉर्मल पैरामीटर में डेटा टाइप लिखे हुए हैं और एक्चुअल पैरामीटर में डेटा टाइप एक्स और वाई के डेटा टाइप नहीं लिखे हैं।
अरे ऊपर से इस स्टेटमेंट से मतलब है ना। तो आप कहोगे फॉर्मल पैरामीटर कैन बी यूज्ड विद देयर डेटा टाइप। फॉर्मल पैरामीटर अपने डेटा टाइप के साथ में यूज किए जाते हैं, और ये विदाउट डेटा टाइप, ये लिखे जाते हैं विदाउट डेटा टाइप। एक्चुअल पैरामीटर विदाउट डेटा टाइप लिखे जाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर विद डेटा टाइप लिखे जाते हैं। ठीक, समझ में भी आ रहा है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट है आपका तीसरा डिफरेंस। एक्चुअल पैरामीटर जो है, ध्यान देना, एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू सेंड करते हैं, भेजते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू रिसीव करते हैं। एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू दे रहे हैं तो ये सेंड करते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर के पास वैल्यू पहुंच रही है यानी वो रिसीव कर रहे हैं। तो ये सेंडर है, वो रिसीवर है, तो वो वैल्यू देते हैं। फंक्शन कॉल हुआ, यहां से फंक्शन चलता है ना, फंक्शन कॉल हुआ, यहां से जम करके सीधे यहां जाओगे तो ये वैल्यू यहां पहुंचेगी, और फिर इस वैल्यू को तुम यहां फंक्शन में यूज कर रहे हो। नहीं, रिटर्न हो गई नहीं, क्योंकि वर्ड बनाया है। अगर रिटर्न होती भी तो एक फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, तो यानी दो वैल्यू नहीं रिटर्न होती, कुछ जो रिजल्ट आता है यहां पे उसको रिटर्न कर सकते थे। डिफरेंस क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखो, ये तो बहुत आसान है, फटाक से बता दो। 400। बी में आपका क्या है, 500 है, तो 500 इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन फॉल्स। अच्छा 500 नहीं, 1500 इज ग्रेटर देन 1500, कंडीशन फॉल्स, तो आपका 400 एक्स के पास चला जाएगा, सिंपल, खत्म। उसके बाद डिफाइन बाइट कोड। देखो याद करो, आप जो प्रोग्राम लिखते हो वो क्या होता है, सोर्स कोड, और उस प्रोग्राम को जब कंपाइल कराते हो तो एक नई फाइल क्रिएट होती है, उसमें जो कोड बन जाता है वो उसको क्या कहते हैं, बाइट कोड। और बाइट कोड को फर्दर आगे फिर आप जो है इंटरप्रेट करते हो किससे, जेवीएम से, तो वो क्या बन जाता है, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड, याद रखना, सोर्स कोड, बीच में बाइट कोड, और लास्ट में मशीन कोड। ठीक है ना, इतने 3 तरीके के कोड होते हैं, लिख दें। पहले जो प्रोग्राम लिखा ये ब्लूजे के अंदर, तो ये आपका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड, और फिर इसको आप कंपाइल कराते हो, कंपाइल के लिए कंपाइलर कौन सा यूज होता है, जावा सी। जावा सी, ये कंपाइलर नाम भी पूछा जा सकता है, जावा सी कंपाइलर का नाम होता है जो कंपाइल कराता है। तो आपका ये जो कोड था, ये सोर्स कोड है, आपने लिखा प्राइम नंबर का प्रोग्राम सपोज दैट, और जब ये आप कंपाइल हो जाता है तो नया कोड जो जनरेट होता है, इसी को हम लोग बाइट कोड कहते हैं, कोड, बाइट कोड। और फिर फर्दर ये आपका इंटरप्रेट कराया जाता है, इंटरप्रेट कराया जाता है किसके द्वारा, जेवीएम के द्वारा, जेवीएम। तो ये कंपाइलर है और ये कौन सा इंटरप्रेटर है, जेवीएम क्या है, इंटरप्रेटर, जावा वर्चुअल मशीन। तो अब तीसरा जो कोड जनरेट होगा इसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब कई बच्चे ऑब्जेक्ट कोड में कंफ्यूज हो जाते हैं, मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। एक और चीज डिफरेंस में बता दें, जैसे इस वाली फाइल को जो सोर्स कोड होता है, मान लीजिए इसको आपने ram.java से सेव किया, तो जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होती तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, राम तो राम ही रहेगा, एक्सटेंशन नेम चेंज हो जाता है क्या, अरे ये इसको जावा कहते हैं, ये क्या बन जाता है, ये राम डॉट क्लास नाम से बन जाता है, राम डॉट क्लास जो फाइल बनती इसी को बाइट कोड कहते हैं। तो ये भी आपको याद होना जाना चाहिए कि बाइट कोड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट क्लास होता है, और सोर्स कोड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट जावा होता है।
और मशीन का डॉट ओबीजे या EXE कुछ ऐसे समथिंग हो जाता है। EXE नहीं, EXE नहीं होता है, ओबीजे समझ लो, ऑब्जेक्ट बन जाता है वो। ठीक है, तो ये डॉट लिखा है। अरे बच्चों ये तो प्रोसेस बता दी, बस क्वेश्चन लेकिन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइट कोड, अब इसको एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान दो, नॉर्मली क्या होता था कि जावा से पहले की जो पुरानी लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज है या आपकी बहुत सारी और लैंग्वेज होती हैं, तो उसमें खासियत क्या होती है, वो सोर्स कोड से सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट करती हैं, बीच में बाइट कोड नहीं होता है। तो इसका प्रॉब्लम, इससे क्या जनरेट होती है प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम जनरेट होती है कि जब सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करोगे तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये प्रोग्राम आपने बनाया था उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये प्रोग्राम रन हो सकता है, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। जैसे कि विंडोज में आपने जावा का प्रोग्राम बनाया तो कंप्यूटर चेंज कर सकते हो, दूसरे कंप्यूटर में विंडोज लोड है, उसी प्रोग्राम को पेन ड्राइव में लेकर दूसरे कंप्यूटर में लगा के जिसमें जावा चलती हो प्रोग्राम चला सकते हो। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम को, कौन सी लैंग्वेज वाला प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाते हो या लिनक्स करके जो होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाते हो तो नहीं चलेगा। तो रीजन क्या है, क्योंकि ये सोर्स कोड को सीधे मशीन कोड में चेंज हो जाता है, कर देता है। तो इस वजह से मशीन कोड को पढ़ नहीं पाता है कंप्यूटर, जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर है वो पढ़ नहीं पाता है। तो इस सॉल्यूशन को या इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकाला गया बाइट कोड। तो बाइट कोड क्या है, बाइट कोड एक इंटरमीडिएट इंडिपेंडेंट कोड है। बाइट कोड इज अ इंटरमीडिएट इंडिपेंडेंट कोड विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी भी विच कैन बी रन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन कराया जा सकता है। इसलिए बाइट कोड इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं, कि हमने बनाया इसको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 में बनाया और लाइनेक्स पे इस कोड को ले जाकर रन करा दिया। वो विंडोज एक सेम चीज मानी जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाए तो लाइनेक्स पे चेंज करा दिया या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चेंज करा दिया, रन करा दिया, सब पे चल जाएगा। बाइट कोड सबके द्वारा पढ़ा जा सकता है। समझ गए, हो गए थ्योरी? हाँ, तो ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है।